everyone, this is उत्कर्ष मजुमदार, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वह सिर्फ डॉक्टर विनय पांडे सर की वजह से। आज उनके मार्गदर्शन में मैंने नीट 2016 में मैं सिलेक्ट हुआ। अतः मेरा आप सभी से यह निवेदन है, आप भी डॉक्टर विनय पांडे सर के मार्गदर्शन में अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि जिस टॉपिक की डिमांड आपकी तरफ से ज़्यादा आएगा उस टॉपिक को हम पहले आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पर डिमांड आया कि सर एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से शुरू करिए। तो आज हम लोग जो है एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और एनिमल किंगडम देखिए, हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे बहुत हल्का सा जो है कि जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ें, 11 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपने हमारे प्रोमो वीडियो में देखा होगा कि टॉप 10 के भी बहुत सारे बच्चों को हम आज तक पढ़ा चुके हैं। निशिता पुरोहित है, अभिषेक डोगरा है, तनिष्क बंसल है, सोमल अग्रवाल है, सारे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है। तो और बहुत मज़े की बात है कि जो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमने निशिता पुरोहित को भी पढ़ाया है, जिसकी एम्स 2017 में फर्स्ट रैंक आया था। तो जो हमने रियलाइज़ किया है अपने इस 11 ईयर के टीचिंग कैरियर में कि किसी भी सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, बहुत ही आराम से, मुझको बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। जो NCERT है उस हर एक लाइन का मतलब हमको पता हो, बस इतना हमको करना है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनिमल किंगडम चैप्टर। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बायोलॉजी जो हमारा बायोलॉजी है, हमारे 12th स्टैंडर्ड पर अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम, एक को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को हम लोग बोलेंगे बॉटनी। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट किंगडम में हम उसकी स्टडी करते हैं, और जूलॉजी मतलब कि एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसकी एनिमल्स की स्टडी हम कहाँ पर करेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर करते हैं। तो सीधे हम लोग आ गए एनिमल किंगडम चैप्टर। NCERT में नाम दिया गया है, इसको किंगडम एनिमेलिया के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पर एनिमल डाइवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि सबसे पहला ही शब्द आया एनिमल डाइवर्सिटी, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी। तो अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लिविंग साइमल्टेनियसली एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। इस लाइन का हिंदी में हम लोग मतलब समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो उसमें हम लोग हिंदी में समझें तो कहते हैं किसी एक जगह पर एक साथ जितने एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब को एक साथ मिलाकर हम वहाँ की एनिमल डाइवर्सिटी कहते हैं। याद रखें, यहाँ पर दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो मैंने कहा कि किसी जगह पर सेम टाइम पर, यानी कि अगर हम 2020 की बात करें और हमने कहा कि मान लीजिए जैसे कि इसमें सपोज दैट कि मैं इलाहाबाद में हूँ, तो इलाहाबाद में हमने क्या कहा कि इलाहाबाद में जितने भी स्पीसीज एनिमल्स की एक साथ पाई जाएं, जितने भी स्पीसीज, उन सब को एक साथ मिलाकर हम इलाहाबाद की एनिमल डाइवर्सिटी कहेंगे। स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि बफेलो एक स्पीसीज है, काऊ दूसरी स्पीसीज है, डॉग तीसरी स्पीसीज है, मॉस्किटो चौथी स्पीसीज है, बटरफ्लाई अगली स्पीसीज है ना। तो ये अलग अलग स्पीसीज हो गए। जैसे कि मैंने आपको समझाया, मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये रूम है जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको, और ऐसे मैंने कहा कि एक बगल दूसरा रूम है। इस रूम में मैंने कहा कि एक बफेलो है, एक काऊ है, एक मॉस्किटो है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो गए, 3, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हो गए, 3। बगल वाले रूम में मैंने कहा कि एक काऊ की एक स्पीसीज है और उसके कम से कम 20 मेंबर हैं ना। वहां पर क्या है, काऊ एक स्पीसीज है
लेकिन काऊ के मेंबर्स कितने हो गए? 20 हो गए। और यहां पर स्पीसीज हमने 3 बताया और नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी कितने बताया? 3। यानी कि इस रूम की बायोडायवर्सिटी बगल वाले रूम से ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि डायवर्सिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज रेदर देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स जब हम डायवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें हम स्पीसीज काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं काउंट करेंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है या ज्यादा है इट डजंट मैटर, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं एनिमल किंगडम की बात करते हैं। ये हमने आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी के बारे में बताया। तो शुरुआत के टाइम में जैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी थियरी देखेंगे, कोई थेसिस देखेंगे या किसी भी चीज के बारे में हम बात करें तो शुरुआती के दिनों में कुछ इनिशियल थियरीज या इनिशियल मॉडल की हम लोग बात करते हैं। टाइम के साथ साथ नए नए मॉडल्स, नई नई थियरीज आती हैं और पुरानी थियरीज डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर चैप्टर में कुछ एंसेंट थियरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो जब बात आई क्लासिफिकेशन की, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात आई, तो सबसे पहला जो सबसे सिंपल टाइप का क्लासिफिकेशन, सबसे सिंपल और ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने किया, उस साइंटिस्ट का नाम था अरिस्टोटल। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो बोलते हैं उस साइंटिस्ट का नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले एनिमल किंगडम को सबसे सिंपल टाइप से, अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे सिंपल टाइप से एनिमल किंगडम को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को इन्होंने क्या कहा? बोलते हैं कि एक ग्रुप को इन्होंने कहा एनीमा ग्रुप और दूसरे ग्रुप को इन्होंने कहा ईनेमा ग्रुप। एक ग्रुप है एनीमा और दूसरा ग्रुप है ईनेमा। तो बोले कि एनीमा ग्रुप क्या होता है? तो बोलते हैं कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें क्या हो, बोलते हैं कि जिनमें रेड ब्लड ना पाया जाए। रेड ब्लड को हमने क्रॉस कर दिया, मींस रेड ब्लड ना पाया जाए। या कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें आरबीसी ना पाया जाए, इन सारे एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग एनीमा ग्रुप के अंदर रखते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर किसी एनिमल में रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें आरबीसी भी नहीं होगा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो बच्चे ने कहा क्योंकि ब्लड का कलर रेड आरबीसी की वजह से होती है। मैंने कहा कि ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है। ब्लड का कलर रेड आरबीसी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब वो हीमोग्लोबिन कुछ एनिमल्स में आरबीसी के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें वो जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर ना होकर प्लाज्मा के अंदर सीधे डिसॉल्व रहता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भी हो सकता है, आरबीसी के अंदर नहीं भी हो सकता है, डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो उसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा कि एनीमा ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा, या दूसरे शब्दों में हमने कहा कि रेड ब्लड ना हो, या हमने कहा कि उसमें क्या ना पाया जाए, उसमें हमने कहा कि या तो रेड ब्लड ना हो या हमने कहा कि उसमें आरबीसी ना पाया जा रहा हो। तो ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग एनीमा के अंदर रखते हैं। किसी ने कहा कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं, टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स हैं, एस्केहेल्मिन्थीस के मेंबर्स हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, मोलस्का के मेंबर्स हैं, इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं,
इनमें से किसी में भी ना तो आरबीसी पाया जाता है ना ही रेड ब्लड पाया जाता है। इसलिए इन सबको हमने कहां पर रखा, एनीमा के अंदर रखा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, एनीमा के बाद में हम लोग बात करते हैं इनेमा ग्रुप। तो बोले कि इनेमा का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें आरबीसी, जिसमें हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि जिनमें रेड ब्लड पाया जाए, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें रेड ब्लड पाया जाए उन्हें हम इनेमा के अंदर रखते हैं। और अब जो इनेमा के मेंबर्स होते हैं इनको हम फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स का ग्रुप। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं या ओविपेरा के मेंबर्स कहते हैं, और सेकंड को हम लोग विविपेरा के मेंबर्स कहते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर ओविपेरा का क्या मतलब हुआ, हमने कहा ओविपेरा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो एग लेइंग करते हैं, उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, और ऐसे ग्रुप को हम लोग ओविपेरा ग्रुप कहते हैं। मीन्स क्या हुआ, मैंने कहा कि दे आर एग लेइंग एनिमल्स। ओविपेरा क्या है, तो ओविपेरा की बात करते हैं, दे आर एग लेइंग एनिमल्स। और बोले कि सर विविपेरा क्या होता है, मैंने कहा कि दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो नवजात शिशुओं को जन्म दे वो विविपेरा के मेंबर्स कहलाते हैं, और जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरा के मेंबर्स कहलाते हैं। बोले कि इसका एग्जाम्पल जो ओविपेरा के मेंबर्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स बताइए। हमने कहा कि अगर हम ओविपेरा के मेंबर्स की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे कि क्लास एम्फीबिया, जैसे कि क्लास एम्फीबिया की हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि क्लास रेप्टिलिया की हम लोग बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि जैसे कि क्लास एप्स की हम लोग बात कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, सब कॉर्डेट्स होते हैं। एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आते हैं, रेप्टिलिया मतलब जिसमें मैंने कहा लिजर्ड, छिपकली उपकली आती हैं, एप्स मतलब जिसमें बर्ड्स आते हैं। सब हम आपको दोबारा से डिटेल बताएंगे ये सब कैसे होते हैं। ये सब ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। किसी ने कहा कि सर विविपेरा एनिमल्स का आप एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा कि जैसे कि मैमल्स, जैसे कि जो मैमल्स होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखें, मैमल्स एक क्लास है जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो मैमल्स एक क्लास है। क्लास मैमल्स को फिर से हम 3 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग प्रोटोथीरिया बोलते हैं, प्रिमिटिव मैमल्स। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाथीरिया बोलते हैं, और तीसरे को हम लोग यूथीरिया बोलते हैं। यानी कि क्लास मैमेलिया को अगेन हम लोग 3 सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो इसमें से जो प्रोटोथीरियन मैमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी ओविपेरस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो एनिमल डाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखिए क्या बोला, हमने अभी अभी आपसे कहा कि विविपेरस एनिमल्स या विविपेरा में कौन से एनिमल्स आएंगे। हमने कहा सारे के सारे मैमल्स आते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, प्रोटोथीरियन मैमल्स। यानी कि जो प्रोटोथीरियन मैमल्स होंगे वो किस में आएंगे, वो ओविपेरस होते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, ब्रैकेट में, यहां पर जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैंने यहां पर लिखा ब्रैकेट में। हमने कहा कि जो प्रोटोथीरिया ग्रुप है क्लास मैमेलिया का, प्रोटोथीरिया जो सब क्लास है, ये भी कैसे होते हैं, ये भी ओविपेरस होते हैं। जरा से इसको हम लोग एक बार दोबारा से समराइज करते हैं। मैंने कहा किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम को सबसे पहले जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन किया था वो अरिस्टोटल ने किया था, और अरिस्टोटल ने क्लास मैमेलिया को ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक को उन्होंने एनीमा कहा और दूसरे को उन्होंने इनीमा कहा। उन्होंने एनीमा में क्या बोला, बोलते हैं कि एनीमा का मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें रेड ब्लड ना पाया जाए या जिनमें आरबीसी ना पाया जाए उन्हें हम एनीमा ग्रुप में रखते हैं।
दूसरा ग्रुप उन्होंने कहा इनेमा। इनेमा ग्रुप में उन्होंने क्या कहा, बोले कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनमें रेड ब्लड पाया जाए उन्हें हम इनेमा ग्रुप में रखते हैं। अगेन ही डिवाइडेड इनेमा ग्रुप इनटू 2 सब ग्रुप, उसमें से एक को ओविपेरा कहा गया, दूसरे को विविपेरा कहा गया। बोले कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, मैंने कहा कि जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस दे आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। किसी बच्चे ने कहा कि सर एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा कि ओविपेरस एनिमल्स का मतलब है, इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एप्स होते हैं। और बच्चे ने कहा कि सर विविपेरस का एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा कि जो मैमल्स होते हैं दे आर विविपेरस एनिमल्स। लेकिन मैमल्स में भी एक एक्सेप्शन है। मैमल्स को हमने 3 सब क्लास में डिवाइड किया था, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो इसमें से जो प्रोटोथीरिया है दे आर प्रिमिटिव मैमल्स, और वो प्रोटोथीरियंस जो प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं उनको भी कहां पर रखा गया है, ओविपेरस एनिमल्स में, क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, दे आर एग लेइंग, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। यहां तक मैंने अभी आपको केवल एक मैंने आउटलाइन बताया एनिमल किंगडम का। इसके बाद में हम लोग आगे क्या देखते हैं, देखिए एनिमल किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो पहला किंगडम है पोरीफेरा, दूसरा है सीलेंटेटा, तीसरा है टीनोफोरा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केहेल्मिन्थीज, देन एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकानोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। इतने एनिमल किंगडम्स को हम लोगों को पढ़ना, इतने एनिमल किंगडम में इतने फाइलम्स को हम लोगों को पढ़ना है। 1 बाय 1 सारे फाइलम के बारे में हम स्टडी करेंगे। जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, धीरे धीरे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी जैसे हमारे टिप्स पर याद हैं। इस पर हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। ये क्या था, एंशिएंट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करने चल रहे हैं। देखिए अब हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का कुछ ना कुछ बेसिस होता है। सब किसी को क्लासिफाई करने का कुछ ना कुछ बेसिस होता है। किसी भी चीज को हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसमें हमने कहा कि सपोज दैट 1000 स्टूडेंट हैं। हमने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स आप इनको क्लासिफाई करिए। तो क्लासिफाई आप कैसे करेंगे, क्लासिफाई करने के कई सारे बेसिस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि आपने कहा कि उनको हम क्लास के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। बोले कैसे, बोले कि जो 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बच्चे 10th क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ 11th पढ़ रहे हैं, कुछ 12th पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास के बेसिस पर उनको हमने 4 ग्रुप में बांट दिया। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, देखिए याद रखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 ही हैं, लेकिन क्या हुआ है कि उनको आपने उनके क्लास के बेसिस पर उनको आपने ग्रुपिंग कर दिया उनका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे कि आपने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 9th क्लास में 200 बच्चे आ गए, तो आपने कहा कि इनको हम कैसे क्लासिफाई करें, तो हमने कहा अब आप सोचो कैसे क्लासिफाई करना है। किसी बच्चे ने कहा सर ऐसा कर सकते हैं कि 200 स्टूडेंट्स जो हैं 9th क्लास में, हमने उनको कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स के यानी कि जेंडर के बेसिस पर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो उस 200 में पता लगा क्या कि 50 गर्ल्स हैं और 150 बॉयज हैं, यानी कि उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। फिर हमने कहा कि और क्या बेसिस हो सकता है, तो किसी बच्चे ने कहा कि सर 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके 8th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे क्लासिफाई करेंगे, बोले कि जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जिनका 90% से कम मार्क्स हैं उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 ही हैं, लेकिन उनको हमने 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया, एक जेंडर के बेसिस पर
और दूसरा किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर दिया, परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पर। तीसरा किसी बच्चे ने कहा सर कि इसको हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने कहा कैसे कर सकते हैं, तो बच्चे ने कहा सर कि हम उनकी हाइट को कंसीडर कर लें। एक ने कहा कि जिनकी हाइट 6 या 6 फीट से ज्यादा है वो एक साइड में आ जाएं, जिनकी हाइट 6 या 6 फीट से कम है वो दूसरी साइड में आ जाएं। यानी कि अब फिर से 2 ग्रुप बन गया, एक जिनकी हाइट ज्यादा है, दूसरी जिनकी हाइट कम है। याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है 200, लेकिन उनको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। इसी तरीके से हम उन्हें और भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ हेयर लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ हेयर कलर एक्सेट्रा। बहुत सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल कर आई। एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है 9th क्लास में, वो कितने हैं 200। और दूसरा क्या है कि उनको हम डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एनिमल किंगडम, पूरा हमारा जो एनिमल किंगडम है वो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज कांस्टेंट है, और उस पूरे एनिमल किंगडम को हम कई बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, हेडिंग डालेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।